दे दो, शुरू नहीं किए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास में? यस सर। ठीक है। तो जैसा कि मैंने नोटिफाई किया था कि आज जो है वो इति समाप्तम होगा मेरे लेक्चर का, और बहुत शॉर्ट में हम लोग जो है लॉ ऑफ ट्रेडमार्क को पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को मैं शेयर कर दूं, कोशिश करूंगा। हाउ मच आई विल बी सक्सेसफुल दैट विल बी सीन इन लेटर, बट आई होप दैट यू आर, आप सभी जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है।
आईपीआर में पेटेंट, कॉपीराइट के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट और हमारे ख्याल से सबसे माने ओल्ड मोस्ट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो आपका ट्रेडमार्क है। और यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा इंट्रोडक्टरी रिमार्क के साथ में कि ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है। डिफिनेशंस में जो दिए गए हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज किए गए हैं, तो उन टर्म्स का क्या मतलब होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। डिफिनेशंस में जो टर्म्स यूज किए गए हैं, और उसी से हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसको माने एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशंस के लिए कुछ रिफ्यूजल रजिस्ट्रेशन के कुछ ग्राउंड्स होते हैं। ट्रेडमार्क में जो रजिस्ट्रार होता है, वो सर्टेन मार्क्स को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा। अच्छा, रजिस्ट तो वो रिफ्यूज कर देगा। तो रिफ्यूज करने के दो ग्राउंड हो सकते हैं, एक एब्सोल्यूट ग्राउंड हो सकता है और एक रिलेटिव ग्राउंड हो सकता है। तो रिलेटिव ग्राउंड सेक्शन 11 से संबंधित है, वो हम टच नहीं करेंगे। केवल हम लोग अपने लेक्चर्स में एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल को टच करेंगे। इसके अलावा अपने लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडमार्क लॉ में पासिंग ऑफ का क्या मतलब होता है और इन्फ्रिंजमेंट कैसे डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप ये जान जाइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जितने भी काइंड्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, तो उसमें से एक राइट्स जो होता है वो आपका ट्रेडमार्क होता है। और आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क जो होता है एक सिंबल को कहते हैं, दैट इज अप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा अप्लाइड किया जाता है जब उसको ये इंडिकेट कराना होता है कि जो प्रोडक्ट जिस पे की वो ट्रेडमार्क अप्लाई किया गया है उसी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो इस तरीके से ट्रेडमार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्यों को सर्व करता है। ये कहता है कंज्यूमर को कि व्हाट इज प्रेजेंटेड टू हिम, कि जो उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कंज्यूमर को अंडर द लेवल ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ने उस ट्रेडमार्क के लेवल के अंतर्गत में या तो वो उससे अच्छे से परिचित है, या कंज्यूमर अगर परिचित नहीं है कोई बात नहीं, उसके बारे में पहले से वो सुना है या जानता है। तो दिस गिव्स हिम, माने हिम कौन, कंज्यूमर को, कंज्यूमर को एक तरीके का सेटिस्फैक्टरी एश्योरेंस देता है कि जो आर्टिकल जिसको कि वो परचेस करने जा रहा है, ठीक है, वो किसी इस पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा या पर्टिकुलर फर्म के द्वारा या है ना के द्वारा बनाया गया है, और उस आर्टिकल की क्वालिटी ये ऐसे ऐसे है। बट देयर आर अदर फंक्शंस ऑफ द ट्रेडमार्क। तो ये तो ट्रेडमार्क का एक फंक्शंस तो है ही है, लेकिन ट्रेडमार्क का एक और फंक्शन है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट का ओरिजिन को इंडिकेट करने के अलावा, बिसाइड्स इंडिकेटिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स ओरिजिन, ट्रेडमार्क जो है वो गारंटीड करता है कि इट्स अनचेंज्ड क्वालिटी। तो ट्रेडमार्क गारंटी देता है कि जो क्वालिटी का वो प्रोडक्ट दे रहा है, उसकी जो क्वालिटी है अ, वो अनचेंज्ड है, वो चेंज्ड नहीं। तो आप अगर आप कोलगेट का कोई मतलब कोलगेट आप खरीदने जाते हैं, तो आपको मालूम है कि आप आज से ले चाहे बाद में ले चाहे कभी भी ले, तो उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होने जा रही है, वो उसी तरीके की क्वालिटी है जो वो पहले आप इस्तेमाल करते थे। तभी तो आप उसी ब्रांड को, उसी ब्रांड का जो है आप टूथपेस्ट जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेडमार्क जो है गारंटीज इट्स अनचेंज्ड क्वालिटी। इसके साथ साथ में ट्रेडमार्क जो है इट एडवर्टाइज द प्रोडक्ट एज वेल। तो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का भी काम करता है ट्रेडमार्क।
इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, वाइल बीइंग रेगुलरली एडवाइज, जब इसको बार बार एडवर्टाइज मतलब किया जाता है, तो इट क्रिएट एन इमेज इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स बियरिंग सच ट्रेड। तो एक तरीके का कंज्यूमर के माइंड में जो है वो सेट कर देता है कि वो जो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने जा रहा है उसकी क्वालिटी इस तरीके का है, और साथ साथ में एक उसका क्रेजीनेस क्रेजीनेस भी क्रिएट कर देता है। क्रेजीनेस मीन्स अब लोगों की शौक होती है कि नहीं, हम जब भी पहनेंगे तो प्यूमा ब्रांड का पहने, प्यूमा प्यूमा ब्रांड का शूज पहने, न्यूमेरो यूनो का शर्ट पहने, पीटर इंग्लैंड का पहनेंगे, उससे नीचे का नहीं पहनेंगे। तो एक तरीके का ये जो है क्रेजीनेस भी जो है कंज्यूमर के दिमाग में जो है वो बैठा देता है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकेगा कि फॉर द ट्रेडमार्क, क्योंकि वो जो ट्रेडमार्क है वो रिस्पेक्टेड रहे, है ना, इफ इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज, माने ट्रेडमार्क की जो स्थिति है वो बनी रहे यदि वो एक्सक्लूसिवली यूज नहीं की जाती। हाउ इट इज पॉसिबल फॉर ए ट्रेडमार्क टू हैव बीन रिस्पेक्टेड इफ इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडमार्क टू हैव बीन रिस्पेक्टेड मीन्स कोई दूसरा व्यक्ति जो है उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ट्रेडमार्क का वही इस्तेमाल कर रहा हो जो उसका हकदार है। ठीक है, तो ए ट्रेडमार्क विथ नो एक्सक्लूसिव यूज सर्व्स नो यूजफुल पर्पस। अगर ट्रेडमार्क को एक्सक्लूसिवली अगर ना यूज हो अगर ट्रेडमार्क का, तो फिर कोई यूजफुल पर्पस जो है ट्रेडमार्क से निकल कर नहीं आता। क्यों? क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति जो है वही ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाए तो ट्रेडमार्क अपना डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर लॉस कर दे, खो देगा। ट्रेडमार्क का काम ही यही होता है कि किसी एक इंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट को दूसरे इंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट से भिन्न दिखलाना। तो इट विल बी पॉसिबल फॉर एनीवन, तो ये संभव होगा फिर इस तरीके से कि दैट ही पासेस ऑफ द लो क्वालिटी गुड्स। अगर हर कोई व्यक्ति अगर उसी तरीके का मर्सिडीज बेंज जो है अपने प्रोडक्ट में, मर्सिडीज बेंज का लोगो जो है वो अपने प्रोडक्ट में लगाने लगेगा, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो निश्चित रूप से लो हो सकती है, और साथ साथ में उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो भी लॉस करता चला जाएगा। ठीक है, तो it will be possible for anyone that he passes of low quality goods or service under the same trademark upon which the consumer has been faithful of bearing the high quality. So in order that the consumer could not have been confused, तो हम चाहते हैं यदि कि कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज ना हो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के, या कि ट्रेडमार्क जो है अपना फंक्शंस जो है, इसका क्या फंक्शन है, डिस्टिंक्ट दो प्रोडक्ट के बीच में डिस्टिंक्शंस क्रिएट करना, तो वो फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली रूप से वो काम करता रहे, तो किसी न किसी व्यक्ति को ट्रेडमार्क का ओनर होना ही होगा। ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क मेक हिज ओनर एबल टू यूज दैट मार्क विथ एक्सक्लूसिव इफेक्ट। वो ट्रेडमार्क का अगर ओनरशिप किसी व्यक्ति के पास में होगा तो वो ओनरशिप उसको वो सक्षम बना देगा कि उसका इस्तेमाल जो है वो एक्सक्लूसिवली करे, और वेयर देयर इज अ राइट टू एक्सक्लूड, और जब right to exclude other in the matter of use of particular thing, there exists the element of property. तो जहां पर किसी चीज को एक्सक्लूसिव करने का राइट किसी व्यक्ति के पास में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि वो चीज़ फिर अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसलिए माय डियर व्यूअर्स, ट्रेडमार्क्स जो है वो प्रॉपर्टी है। ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। लेकिन चूँकि इसका इस्तेमाल जो है वो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कन्वे करने में होता है, तो इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन किसी भी तरह का कोई राइट नहीं हो सकता, खास तौर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यदि लॉ ना हो। कौन ऑनर करेगा आपके एक्सक्लूसिव यूज का, ट्रेडमार्क के एक्सक्लूसिव यूज का राइट? यदि किसी तरीके का सैंक्शन ही ना हो ट्रेडमार्क के इंफ्रिंजमेंट को लेकर के, माने कोई भय ना हो, कोई सैंक्शन ना हो, कोई कोई ऑनर करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो इसलिए विधि की आवश्यकता होती है ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन देने के लिए। विदाउट लॉ देयर कैन नॉट बी राइट। अगर लॉ नहीं है तो राइट नहीं हो सकता। आप लॉ को रिमूव कर दीजिए, आप पाएंगे कि सारे के सारे जो राइट्स होते हैं वो अपने आप स्वतः स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ट्रेडमार्क जो है हमारे देश में एट प्रेजेंट टाइम इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क एक्ट 1999। लेकिन साथ ही साथ ये कॉमन लॉ सिस्टम से भी प्रोटेक्ट होता है। ट्रेडमार्क कॉमन लॉ सिस्टम मींस लॉ ऑफ टॉर्ट। तो इन दिस एक्ट, इस एक्ट में, ट्रेडमार्क एक्ट में, एंड दिस कॉमन लॉ ऑफ द टॉर्ट एंड पासिंग ऑफ, ये जो एक्ट है हमारा और ये जो लॉ है कॉमन लॉ ऑफ द टॉर्ट एंड पासिंग ऑफ, ये हमारा बिजनेस है जानना। और आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जो है में ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन जो होता है केवल और केवल रजिस्ट्रेशन के जरिए होता है। तो इसलिए अगर हम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के जरिए जो है अगर हम प्रोटेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है फॉर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। अदरवाइज, अन्यथा क्या है कि देयर आर कॉमन लॉ प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क। कॉमन लॉ प्रोटेक्शन भी है ट्रेडमार्क का, जिसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है। लेकिन अगर आप वो प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, माने आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा करके आप कॉमन लॉ ऑफ द टॉर्ट एंड पासिंग ऑफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको किसी प्रकार का क्रिमिनल रेमेडी नहीं मिल सकता। आपको रेमेडी जो भी मिलेगा तो वो सिविल नेचर का मिलेगा। अगर क्रिमिनल रेमेडी चाहते हैं इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट में, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। तो नो क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, only the action of the passing off is available, which is of civil remedy by nature, if you do not register your trademark। चलिए, ये बेसिक बातें हो गई, आप जानते हैं ट्रेडमार्क है ना क्या। अब हम आते हैं मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क पर। डिफिनेशन जो है ऑफ द ट्रेडमार्क, ये कहां पर दिया गया है? सेक्शन 21ZB में। तो इस सेक्शन के अनुसार हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि ए मार्क, एक तरह का मार्क। और ये मार्क जो है इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। एक बात। दूसरा, एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर। और जो सक्षम है भेद करने में किसी एक व्यक्ति के गुड्स या सर्विसेज को दूसरे व्यक्ति के गुड्स और सर्विसेज। एंड
में इंक्लूड और उसमें सम्मिलित हो सकता है ट्रेडमार्क में शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर। तो शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर ये रिसेंट डेवलपमेंट है, इसको भी ट्रेडमार्क का ही मतलब ट्रेडमार्क ही ट्रीट किया गया है। मैंने कोई ट्रेडमार्क आपका शेप ऑफ गुड्स के भी रूप में हो सकता है, उसका जो पैकेजिंग है वो भी अपने आप में एक ट्रेडमार्क हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ये भी अपने आप में एक ट्रेडमार्क हो सकता है। जैसे हरा और नारंगी, केवल दो कलर, ये भी एक कॉम्बिनेशन है और ये आपका ट्रेडमार्क हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इट मींस ट्रेडमार्क क्या है, एक मार्क है, इधर रजिस्टर्ड, ये चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है कोई बात नहीं, या यूज्ड है, अगर यूज्ड नहीं किया जा रहा है कोई बात नहीं, प्रपोज टू बी यूज्ड इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेशन और सो एज टू इंडिकेट a connection in course of trade between the goods or services as the case may be, and some person having right as proprietor to use the mark either as a proprietor or by way of the permitted user। बताऊंगा। तो it include सर्टिफिकेशन मार्क, तो ट्रेडमार्क में सर्टिफिकेशन मार्क भी सम्मिलित है और साथ साथ में कलेक्टिव मार्क। तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन मार्क भी हो सकता है, कलेक्टिव मार्क भी हो सकता है। और इसके पहले मैंने क्या बताया कि ये एक तरह का मार्क है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, चाहे वो यूज किया जा रहा हो, अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं किया जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रपोज टू बी यूज्ड हो, मतलब अब उसको अभी यूज किया जाना हो और उसके लिए हमने आवेदन दिया है, वो गुड्स से भी रिलेटेड हो सकता है या सर्विस से भी रिलेटेड हो सकता है। और बाकी की बातें मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले आप ये जान जाइए कि मार्क किसको कहते हैं। मार्क को सेक्शन 21M में डिफाइन किया गया है और ये इंक्लूसिव मीनिंग डिफाइन किया गया है एज इंक्लूसिव ऑफ, ये डिवाइस हो सकता है, कोई ब्रांड हो सकता है, कोई हेडिंग हो सकता है, कोई लेबल हो सकता है, कोई टिकट हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, सिग्नेचर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, लेटर हो सकता है, न्यूमेरल्स हो सकते हैं, शेप ऑफ गुड्स हो सकते हैं, पैकेजिंग हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर हो सकता है, या उपरोक्त में किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन, सपोज कीजिए वर्ड और सिग्नेचर का कॉम्बिनेशन, कलर, नेम और पैकेजिंग का कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका डिफिनेशन है मार्क का, जो कि सेक्शन 21M में दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक करके चलेंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो ट्रेडमार्क के जो डिफिनेशन है उसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, तो उस टर्म्स को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लीजिए आपका ट्रेडमार्क का डिफिनेशन क्या कहता है। ए मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली का क्या मतलब होता है। ये कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मैंने, क्योंकि डिफिनेशन में खुद बताता है कि अगर कैपेबल ऑफ बीइंग ग्राफिकली नहीं है तो इसका मतलब वो मार्क जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कैपेबल नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक तरीके का अपने आप में क्वालिफिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडमार्क मस्ट बी इन ए पेपर फॉर्म। कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली का मतलब ट्रेडमार्क को जरूर से होना चाहिए किसी पेपर फॉर्म में। इसका मतलब यह हुआ कि इट मस्ट अपील टू आई, आप इसको देख सकते हैं। सच मार्क विच डू नॉट अपील टू आई, अब इस तरीके के मार्क हैं जो कि आई को अपील नहीं करते हैं, जैसे कि स्मेल हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, वाइब्रेशन हो सकता है, इनविजिबल साइन, दे
कैनॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रेडमार्क। वो ट्रेडमार्क के सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट बी इन ए पेपर फॉर्म, वो पेपर फॉर्म में नहीं हो सकते। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इन चीजों को भी जो है प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिए, और इसका जो रीजन है, द रीजन फॉर दिस रिक्वायरमेंट इज जो है इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। तो आपने देखा होगा कि कुछ साउंड मार्क्स होते हैं, कुछ टेस्ट मार्क भी होते हैं, जो भले हमारे कंट्री में नहीं प्रोटेक्टेड है लेकिन विदेशों में वो प्रोटेक्टेड है। तो कोई कोई आप देखते होंगे सेंचुरी फॉक्स पिक्चर, सेंचुरी फॉक्स पिक्चर आता है तो फिर उसका शुरू में जो वो अपना ब्रांड को कैसे पॉपुलराइज करता है कि आपको कोई चीज आपके सामने में अपीयर होता है, ठीक है, वो दिखाई देता है, और उसके साथ साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी आती है, और वो हर पिक्चर में वही बैकग्राउंड म्यूजिक आती है, वही अपील मन आई को दिखने अपील करता हुआ कोई एक तरह का इमेज जो है आपके सामने में आता है। तो इमेज तो ठीक, अब वो जो पीछे में जो साउंड है, वो साउंड अपील वो आई को अपील नहीं करता है, वो आपको ईयर को अपील करता है। तो वो भी प्रोटेक्टेबल है, हमारे देश में नहीं तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे कंट्री में वो है, तो साउंड ट्रेडमार्क। तो इसी तरीके से टेस्ट ट्रेडमार्क भी हो सकता है, किसी विशेष तरीके का टेस्ट, मैगी का मसाला, वाइब्रेशन, माने किसी खास तरीके का वाइब्रेशन, इनविजिबल साइन, दे cannot be the subject matter of the trademark in India, but they can be protected in some other country, which gives protection to them. अच्छा, ये जो मैंने कहा कि a trademark must appeal to I in India, तो ये जो रीजन इसका जो ये जो रिक्वायरमेंट है, इसका रीजन क्या है? ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पर आधारित। इफ द मार्क आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, अगर उस मार्क को अगर वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लायक अगर नहीं है, तो ये संभव नहीं हो सकेगा फॉर ए ट्रेडमार्क ऑफिस टू मेंटेन ए रजिस्टर डिस्क्राइबिंग एग्जैक्टली व्हाट द कंटेंट ऑफ द सच मार्क। तो फिर रजिस्ट्रार को फिर वो कैसे वो रजिस्टर मेंटेन करेगा? Then how it is it possible for other trader to know what mark they should apply or what mark they should not? ठीक है। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है कि ए ट्रेडमार्क मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। तो दिस ये जो क्लाज है, इस क्लाज को आपको रीड करना चाहिए सेक्शन 91A से। सेक्शन 91A एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल, जो ये कहता है कि ए ट्रेडमार्क विच इज डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, that is to say not capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another, is absolute ground of refusal of the trademark, refusal of registration। अगर दो लोगों का अगर ट्रेडमार्क एक ही है, एक ही आइडेंटिकल है, तो फिर वो कैसे, जब ट्रेडमार्क अपने आप में ही जो है आइडेंटिकल है, तो वो कैसे तो किसी दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को या सर्विसेज को एक है ना वो जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ट्रेडमार्क को ऐसा होना चाहिए कि वो गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक व्यक्ति के, उसको वो दूसरे व्यक्ति के गुड्स एंड सर्विसेज से वो डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो इट मस्ट हैव ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। तो इस तरीके से ए ट्रेडमार्क मस्ट हैव ए डिस्टिंग्विशिंग कैपेसिटी, अदरवाइज इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर स्ट्रिप का भी यूज किया गया है। और ये टर्म्स जो हैं आप देखेंगे कि मार्क के डिफिनेशन, मार्क का जो डिफिनेशन दिया गया है उसमें भी ये टर्म्स हैं। तो इसलिए
अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई की ज़रूरत नहीं है, ये कठिन नहीं है इस बात को समझना। शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, ये भी अपने आप में एक ट्रेडमार्क हो सकते हैं। यूज्ड और प्रपोज टू बी यूज्ड, तो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडमार्क, फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क जो है मे बी ए मार्क, वो एक मार्क हो सकता है विच इज यूज्ड, जो कि यूज किया जा रहा है या किया जाता है, या ए न्यू मार्क, एक नया मार्क हो सकता है विच इज प्रपोज टू बी यूज्ड इन फ्यूचर, जो कि भविष्य में जो प्रपोज किया गया है कि भविष्य में उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी स्थिति कब आती है? जब व्यक्ति अभी ट्रेडमार्क लगाना शुरू नहीं किया है, लेकिन उसने अप्लाई किया है कि हम ये ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज और बता दें, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो एक साथ, अगर बड़ी कंपनियां होती हैं किसी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना होता है उनको अपना ट्रेडमार्क के लिए, तो ट्रेडमार्क के लिए वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके आसपास उससे सिमिलर दिखने वाले जितने दूसरे ट्रेडमार्क होते हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, वो है ना। जबकि उसमें से केवल एक मार्क का वो इस्तेमाल कर रहा होता है, बाकी 9 मार्क्स, अगर मान लीजिए 10 मार्क का अप्लाई किया है तो एक या 2 मार्क का इस्तेमाल कर रहा है, 8 वो रिजर्व रखा है, फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग, इस फ्रेज का भी डिफिनेशन में इस्तेमाल किया गया है। इसका क्या मतलब होता है? दिस फ्रेज implies that the function of a trademark is to indicate the trade origin of the goods or services to which it is attached or in relation to which it is used. एक फ्रेज इसका भी इस्तेमाल किया गया, कनेक्शन इन द कोर्स ऑफ ट्रेड। उसका क्या मतलब होगा? तो आप ये जानिए कि ये जरूरी नहीं है कि यूज ऑफ ट्रेडमार्क जो है इज कन्फाइंड टू व्हाट इज अप्लाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एड्रेस टू द कंज्यूमर। जरूरी नहीं कि ट्रेडमार्क का इस्तेमाल जो है वो गुड्स और सर्विसेज, है ना, जो कंज्यूमर के सामने में पेश किए जाते हैं उसी पर अप्लाई किया जाए। ट्रेडमार्क कैन बी यूज ऑल्सो इन कनेक्शन टू द कोर्स ऑफ ट्रेड, ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कोर्स ऑफ ट्रेड से रिलेशन में भी हो सकता है, जैसे कि यूज ऑफ द नेम ऑन हैंड टैग, सेल्स मेमो, रिसिप्ट, बैनर्स, पोस्टर्स, कैरी बैग एंड बिजनेस कार्ड that amount to usage connected in course of trade. So anybody who infringes the proprietor's right to use his trademark connected in course of trade, he is liable for an action of infringement. आप होटल जाते हैं, उससे कमरे का की लेते हैं, उस होटल का कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, और वो पर्टिकुलर ब्रांड माने यहाँ पर क्या है, सर्विस मार्क है सपोज, वो सर्विस मार्क जो है उसके होटल के ऊपर में लगा हुआ। ठीक है, चलिए बात समझ में आया। लेकिन यूज ऑफ कोर्स ऑफ ट्रेड देखिए, क्या वो की रिंग देता है आपको कमरे खोलने का, और की रिंग पे उसका ब्रांड डलाता है, उसका सर्विस मार्क, वो आपको, आप मांगते हैं कि भाई हमको अपना विजिटिंग कार्ड दे दो, क्योंकि हम इधर उधर अगर हेरा जाएंगे तो हम होटल कैसे पहुंच पाएंगे, तो वो आपको विजिटिंग कार्ड देता है। तो उस विजिटिंग कार्ड पे भी जो है उसका वो लगा रहता है, आपको रसीद काटता है तो उस रसीद पे भी जो है उसका ब्रांड लगा रहता है। ये बातें अगर हम सर्विस के लिए अप्लाई करें तो ये बातें हम प्रोडक्ट से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, बैनर में भी लगा हुआ है, पोस्टर्स में भी लगा हुआ है, कैरी बैग अगर ले रहे हैं तो उसपे भी लगा हुआ है, सामान खरीदते हैं ना, रिलायंस का, ठीक है, सामान जो आपने रिलायंस, आप गए या फिर किसी शॉपिंग मॉल में गए, है ना,
तो आप उस पे ब्रांड तो लगा हुआ, बात तो सही है, चलो बात सही है, गंजी लिए हैं तो गंजी पर अगर हम वो ब्रांड लगा हुआ, बात सही है, लेकिन वो जो कैरी बैग दे रहा है उस कैरी बैग में भी उसका ब्रांड लगा हुआ। तो ये जो कैरी बैग में लगाना, पोस्टर्स में लगना, बैनर, ये क्या है? दीज आर द यूजेज ऑफ द ट्रेडमार्क इन कोर्स ऑफ ट्रेड। जबकि कैरी बैग आपका या पोस्टर्स जो आप देख रहे हैं वो, उससे आपका कोई, वो आपका मैंने आपका जो है, मतलब जो है वो किसी तरीके का उससे कोई संबंध नहीं है, आप उसको कंज्यूम नहीं करते, लेकिन दे आर यूज इन द कोर्स ऑफ ट्रेड। कोई भी व्यक्ति जो होता है हु इन्फ्रिंज द प्रोप्राइटर्स राइट to use his trademark in connection to the course of trade, he is liable for an action of infringement. सर्टिफिकेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि ट्रेडमार्क इंक्लूड सर्टिफिकेशन मार्क एंड कलेक्टिव मार्क। सर्टिफिकेशन मार्क क्या होता है? ऑर्डिनरली ए ट्रेडमार्क सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी यूज्ड और प्रपोज टू बी यूज्ड बाय द एप्लीकेंट who are to apply that mark in their own goods and services। सामान्यतः यही होता है, लेकिन सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क में हाउएवर तो प्रोप्राइटर ऑफ द मार्क जो होता है मस्ट नॉट ट्रेड इन गुड्स। वो जरूरी नहीं है कि उस गुड्स का वो ट्रेडिंग करे, या फिर और भी इंगेज इन द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज कंसर्न। उसका वो जरूरी नहीं है कि वो सर्विस का जो प्रोविजन है उस पर इस्तेमाल करे या ट्रेड में इस्तेमाल करे। ही ओनली अंडरटेक, वो केवल और केवल अंडरटेकिंग करता है, अंडरटेक करके वो सर्टिफाई करता है कि द गुड्स बियरिंग द सर्टिफिकेशन मार्क whoever manufactured them, जो भी कोई वो व्यक्ति बनाता है, satisfy the certain standards or specification as to origin, material, modes of manufacturer, quality, accuracy और other characteristics। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, वूल मार्क इज यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वूलन प्रोडक्ट। एग मार्क, इसका इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट में किया जाता है। तो ये जो वूलन आप देख रहे हैं, वूल मार्क और ये एग मार्क, ये सब क्या है? और जब आप गहना खरीदने जाते हैं, सोना खरीदते जाते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, तो उस पर भी आईएसओ का मार्क लगा रहता है। ये सब क्या है? दीज आर द, ये पेटेंटेबिलिटी का, तो दीज आर द सर्टिफिकेशन मार्क। कलेक्टिव मार्क भी होता है। कलेक्टिव मार्क का मतलब होता है ए ट्रेडमार्क जो होता है, मींस ए ट्रेडमार्क distinguishing the goods or services of member of association of person who is which is the proprietor of the mark for those of others। तो कलेक्टिव मार्क में जो मार्क होता है उसका ओनर कौन होता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एसोसिएशन, डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, वो किसी व्यक्ति का न होकर के किसी एसोसिएशन का होता है, और उस एसोसिएशन के जितने भी मेंबर होते हैं वो मेंबर जो हैं उस मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। द टर्म एसोसिएशन ऑफ द पर्सन डज नॉट इंक्लूड द पार्टनरशिप फर्म। इस बात पर ध्यान दीजिए। इंस्टांस के लिए आप एग्जांपल देख लीजिए, टाटा। टाटा क्या है? इट इज ए रिजर्व फॉर द यूज बाय द मेंबर बिलोंगिंग टू हाउस ऑफ द टाटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से मार्क होते हैं जो कि रजिस्ट्रेबल हो सकते हैं। एक्ट जो है, इट डज नॉट डिफाइन द कैटेगरी ऑफ द मार्क दैट मे बी रजिस्ट्रेबल, rather it define what mark are not registrable under the section 9 and 11। कौन कौन से मार्क रजिस्ट्रेबल होते हैं एक्ट ये नहीं डिफाइन करता है, बल्कि एक्ट ये डिफाइन करता है कि कौन से मार्क जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं अंडर सेक्शन 9 और 11 के तहत में।
तो बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेबिलिटी ऑफ द मार्क इज कंटेन इन द डेफिनेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो आपका इसी में दे दिया गया, डिफिनेशंस में दिया है। इसके अलावा सेक्शन 9 को भी पढ़ेंगे और सेक्शन 11 को भी पढ़ेंगे, तब आपको पता चल पाएगा कि कौन से मार्क्स जो है रजिस्ट्रेबल हैं, कौन से मार्क रजिस्ट्रेबल नहीं। तो टू बी रजिस्ट्रेबल, रजिस्ट्रेबल होने के लिए एक ट्रेडमार्क जो है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ये डिफिनेशन से पता चल जाता है। ये भी डिफिनेशन से पता चल जाता है कि इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोस ऑफ अनदर, ये भी पता चल जाता है। तो ये जो इस तरीके के स्कीम जो हमने ट्रेडमार्क लॉ में लेकर के आए हैं हिंदुस्तान के अंदर में, ट्रेडमार्क एक्ट 99 के तहत में, उसका एडवांटेज ये है कि whatever is not prevented from registration is registrable। माने वैसा मार्क जिसको कि रोका नहीं गया है रजिस्ट्रेशन से, वो रजिस्ट्रेबल। तो ये जो स्कीम है वो रजिस्ट्रेबिलिटी की स्कोप को इनलार्ज कर देता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं फॉलोइंग मार्क्स जो है कैन बी अंडरस्टूड एज रजिस्ट्रेबल। ये मार्क्स जो मैं बताने जा रहा हूं वो रजिस्ट्रेबल हो सकते हैं। एनी नेम इंक्लूडिंग पर्सनल नेम या सरनेम ऑफ द एप्लीकेंट और प्रीडेसेसर्स इन बिजनेस रजिस्ट्रेबल होते हैं। सिग्नेचर मार्क बीइंग द सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट रजिस्ट्रेबल। इन्वेंटेड मार्क, इन्वेंटेड वर्ड और एनी डिक्शनरी वर्ड नॉट डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी और द कैरेक्टर ऑफ द गुड वर्ड है। कोई डिक्शनरी वर्ड जो कि प्रोडक्ट के क्वालिटी को और उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब नहीं करता है, इस तरह का कोई डिक्शनरी वर्ड या इन्वेंटेड वर्ड वो रजिस्ट्रेबल होता है। लेटर्स और न्यूमेरल्स और एनी कॉम्बिनेशंस देयर ऑफ ये रजिस्ट्रेबल होता है। कोई डिवाइसेस इंक्लूडिंग द फैंसी डिवाइस और सिंबल्स ये रजिस्ट्रेबल होता है। आप सोच रहे हो कि डिवाइस क्या है? डिवाइस देखिए ये इस तरह का आप देखते हैं, ये आप सबसे बढ़िया ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है आप डॉक्टर जायसवाल क्लासेस सिंस 2020, और ये अंदर में ये आप इसको कह सकते हैं कि दीज आर डिवाइस। ठीक है। मोनोग्राम्स रजिस्ट्रेबल होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, इवन ए सिंगल कलर इन कॉम्बिनेशन विथ द वर्ड और डिवाइस, यहां तक कि कोई सिंगल कलर, सिंगल कलर हालांकि वो रजिस्ट्रेबल नहीं होता है, लेकिन अगर सिंगल कलर के साथ में कोई वर्ड है या कोई डिवाइस है तो वो आपका रजिस्ट्रेबल होता है। शेप ऑफ गुड्स और देयर पैकेजिंग, marks constituting a three-dimensional sign, sound mark when represented in conventional notation। साउंड मार्क अगर कन्वेंशनल नोटेशन, नोटेशन क्या होता है आप लोगों को मैंने कॉपीराइट एक्ट में बताया था जब आप लोगों को म्यूजिक में आपको पढ़ा रहा था कि म्यूजिक है ना, तो वो कन्वेंशनल नोटेशन जो होता है। तो साउंड मार्क, अगर उस साउंड मार्क को कन्वेंशनल नोटेशन के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है तो फिर वो रजिस्ट्रेबल। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मार्क। मैंने आपको बताया शुरू में कि चलिए पहले यहाँ जब भी किसी तरीके का एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रार के पास में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आता है तो ये ड्यूटी होता है उस ट्रेडमार्क ऑफिस का कि वो एग्जामिन करे कि कोई जो मार्क्स जो अप्लाई किया गया है
रजिस्ट्रेशन के लिए वो कि वो रजिस्ट्रेबल है या नहीं। ऑफिस जो होता है वो रिफ्यूज कर सकता है रजिस्ट्रेशन करने से कुछ निश्चित ग्राउंड्स पर। तो ग्राउंड्स ऑफ द रिफ्यूजल जो होता है रजिस्ट्रेशन का, इसको दो कैटेगरी में हमारा जो एक्ट है वो डिवाइड करता है। एक एब्सोल्यूट ग्राउंड होता है और दूसरा एक रिलेटिव ग्राउंड। जबकि एब्सोल्यूट ग्राउंड होता है ऑफ द रिफ्यूजल, ये तब एराइज होता है व्हेन ट्रेडमार्क हैज इनहेरेंट ऑब्जेक्शंस टू डिस्टिंक्शन। जब ट्रेडमार्क के स्वयं अंदर डिस्टिंक्टिवनेस को लेकर के ऑब्जेक्शंस होते हैं, एंड ऑल्सो व्हेन देयर आर ऑब्जेक्शंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है। और लेटर केस, लेटर मतलब रिलेटिव ग्राउंड ऑफ द रिफ्यूजल का केस एराइज तब होता है जब कोई ट्रेडमार्क, जब कोई ट्रेडर या प्रोप्राइटर जो है, ही हैज एन अर्लियर कन्फ्लिक्टिंग राइट, किसी दूसरे, है ना, तो ही हैज एन मार्क जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो लेटर एराइज बिकॉज सम अदर ट्रेडर्स, देखिए लिखा हुआ अदर ट्रेडर, दूसरा जो ऑब्जेक्शन रिलेटिव ग्राउंड तब एराइज होता है जब कोई दूसरा ट्रेडर्स या प्रोप्राइटर्स जो है वो उस मार्क को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा होता है और उस पे उसका दावा है। अब हम एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल को कवर करेंगे, रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल को हम लोग कवर नहीं करेंगे। मैंने सेक्शन 11 हमारे स्कोप, लेक्चर के स्कोप के बाहर है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ओवरलुक कर दीजिए। ऐसे आप पढ़ना हो तो आप पढ़ दीजिए। एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल क्या है? जब मैं कहता हूं कि इट इज एन एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, तो मेरा मतलब यह है कि सच ग्राउंड, इस तरीके के ग्राउंड एज इंडिकेटिव ऑफ इनहेरेंट डिस्क्वालिफिकेशन, जो ये सजेस्ट करता है कि ट्रेडमार्क के अंदर में ही कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, जिस डिस्क्वालिफिकेशन के कारण वो ट्रेडमार्क जो है रजिस्ट्रेबल नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी तरीके का एनी डिस्क्वालिफिकेशन रिलेशन टू अदर ट्रेडमार्क। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किसी दूसरे ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। नहीं, नहीं। दूसरा ट्रेडमार्क का जैसे ही केस आएगा तो हमको सेक्शन 11 में जाना पड़ेगा, तो वो रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि वो कोई दूसरा ट्रेडमार्क इस्तेमाल, कोई व्यक्ति जो है वही ट्रेडमार्क कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर रहा, तब उस केस में हमको एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ द रिफ्यूजल, उस पे हम अपने आप को कन्फाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मार्क इन रिलेशन टू अदर ट्रेडमार्क ये सेक्शन 11 में मेंशन है और नॉट इन सेक्शन 9। तो नेचर ऑफ जो डिस्क्वालिफिकेशन जो है सेक्शन 9 में दिया गया है वो अपने आप में इतना एब्सोल्यूट है कि देयर इज नो नीड टू एग्जामिन इट विथ रेफरेंस टू एनी अदर ट्रेडमार्क। अगर सेक्शन 9 में ही अगर वो रिफ्यूज कर दिया जाता है, अगर सेक्शन 9 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है अगर वो अप्लाइड हो जाता है, तो 11 में चेक करने की जरूरत ही नहीं। एक ट्रेडमार्क ऑफिस को सेक्शन 9 भी चेक करना पड़ता है, सेक्शन 11 भी चेक करना पड़ता है। अगर सेक्शन 9 अगर अप्लाइड हो जाता है तो सेक्शन 11 करने की, चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। ये हो सकता है कि एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल जो है ट्रेडमार्क ऑफिस को नहीं मिले, तब उस केस में वो सेक्शन 9 11 में जाकर के रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल से वो टेस्ट करेगा। अगर रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल मिल जाता है तब वहां पर जाकर के फिर अगेन जो है फिर वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेबल नहीं होगा। वेल, लेट अस लुक ऑन द सेक्शंस। हम सेक्शंस को देखते हैं। अगर आप इसको रीडिंग करेंगे तो ये स्पष्ट है कि द एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ द रिफ्यूजल जो है
इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला, इन कनेक्शन टू डिस्टिंक्टिवनेस, दूसरा इन कनेक्शन टू द पब्लिक पॉलिसी, और तीसरा इन कनेक्शन टू द शेप ऑफ गुड्स। एक एक करके देखते हैं। इन कनेक्शन टू डिस्टिंक्टिवनेस, इसके लिए जो रिलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 9(1), लेकिन ये जो सेक्शन 9(1) है ये 3 सब सेक्शन में डिवाइडेड, और प्रत्येक सब सेक्शन जो है वो डिस्टिंक्टिवनेस को लेकर के कुछ न कुछ कहता है, लेकिन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के साथ। जिसमें से आप सेक्शन 9(1) को हम कहें तो सेक्शन 9(1)(a) जो है ये प्रोवाइड करता है कि ट्रेडमार्क विच इज डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, दैट इज टू से नॉट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ द शैल नॉट बी रजिस्टर्ड। सिंपल सी बात है, जो हमेशा कहते आ रहा हूं मैं आपको, इसमें कोई नया चीज नहीं है। अगर ट्रेडमार्क किसी व्यक्ति का अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के ट्रेडमार्क से, तो फिर वो रजिस्ट्रेबल नहीं होता। बट इट शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड रजिस्ट्रेशन, लेकिन रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज नहीं किया जाएगा इफ बिफोर द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन देने से पहले इट हैज एक्वायर्ड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, वो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर जो कि नहीं था वो पा चुका, एज ए रिजल्ट ऑफ द यूज मेड ऑफ इट और इज ए वेल नोन ट्रेडमार्क। एक ट्रेडमार्क अगर लगातार यूज किया जा रहा है, उसका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर शुरू में नहीं था, लेकिन लगातार एप्लीकेशन अप्लाई माने एप्लीकेशन डालने से पहले पहले तक में ऐसी पोजीशन आ गया है कि वो लगातार यूज करने से जो है वो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर पा लेता है, या वो अपने आप में एक वेल नोन ट्रेडमार्क हो जाता है, तब रजिस्ट्रार जो है एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल से उसको मना नहीं कर सकेगी कि वो आपका जो मार्क है वो रजिस्टर्ड नहीं। तो ए ट्रेडमार्क विच पजेज अमॉन्ग अदर क्वालिफिकेशन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, ट्रेडमार्क जो होता है विच पजेज distinct among other qualification distinctive character, that is to say it has the capacity to distinguish the goods or services of one proprietor from similar goods or services of other proprietor, is qualified for registration। ठीक है, then it does not matter whether this distinctive character of the trademark is inherent or acquired। Distinctive character by way of the acquirement comes from the use of trademark। Registration of the trademark shall not be refused also when it is a well known trademark। तो ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है किसी भी ट्रेडमार्क का, वो इनहेरेंट भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। इनहेरेंट तब, सपोज कीजिए, एग्जांपल कीजिए, एग्जांपल में समझिए कि कोई इनोवेटिव वर्ड है, इनोवेटिव वर्ड। अब इनोवेटिव वर्ड क्या है कि आज तक किसी ने इसका इस्तेमाल कभी किया ही नहीं, तो वो अपने आप में निश्चित रूप से क्यों डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर अपने लिए हुए है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास में डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर वाला जो है ट्रेडमार्क नहीं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल इतने लंबे समय से करते आ रहा है कि धीरे 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 करके वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एक्वायर्ड कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जनमानस जो है अब उस ट्रेडमार्क से अच्छे से परिचित हो चुके होते हैं। हाँ, अगर ये ट्रेडमार्क अगर है किसी प्रोडक्ट में या किसी सर्विसेज में अप्लाइड है, तो इसी व्यक्ति के द्वारा ये इसका संबंध इसी व्यक्ति से है और इसका एक पर्टिकुलर क्वालिटी है। तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एक्वायर्ड भी हो सकती है, एक्वायर्ड किया जा सकता है, और ये एक्वायर्ड जो है लगातार यूज करने से हो सकता है। अगर वो एक्वायर्ड हो गई एप्लीकेशन मतलब डालने से पहले, तब फिर ये जो
एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल है, फिर वो अप्लाइड नहीं होगा वहां पर। इसका मतलब कि उसको रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। या वो ट्रेडमार्क जो है, आगे वही कहा जा रहा है कि शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड ऑल्सो व्हेन इट इज ए वेल नोन ट्रेडमार्क, जब वो ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क। अब वेल नोन ट्रेडमार्क क्या हो सकता है? मर्सिडीज बेंच, ये एग्जाम्पल। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेडमार्क है जो कि आज के डेट में वो वेल नोन ट्रेडमार्क हो गए। टेस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश इज वेदर, अब वो कैसे हम ये पहचाने कि उसके अंदर में डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है या नहीं है। तो उसका टेस्ट ये है कि वेदर एन एवरेज कंज्यूमर ऑफ ए कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट कंसर्न would recognize the word as distinctive, that is to say, as the guarantee of the origin। कि एवरेज कंज्यूमर जो होता है, जो उस तरह का कैटेगरी का प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो वर्ड जो है या वो सिंबल्स जो है वो डिस्टिंक्टिव है। यानी कि वो डिस्टिंक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि वो उसका ओरिजिन जो है किसी एक व्यक्ति के पास में है और उस व्यक्ति से वो अच्छे से परिचित है। कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट कंसर्न, सभी प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, कैटेगरी। अब टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट के कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। कॉलगेट हो सकता है, पामोलिव हो सकता है, और से दंत है ना, दंत क्रांति हो सकता है। तो हम सारे के सारे कंज्यूमर को नहीं लेंगे, हम केवल उस कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे। उनके नजरों में वो एवरेज कंज्यूमर जो है वो जो है क्या करते हैं कि पहचान लेते हैं कि नहीं इस प्रोडक्ट को, जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर दैट पर्पज एवरेज कंज्यूमर जो है डीम टू बी रीजनेबली वेल इन्फॉर्म एंड रीजनेबली ऑब्जर्वेंट एंड सर्कमस्पेक्ट। मान लिया जाता है कि एवरेज कंज्यूमर जो होता है वो कौन होता है, क्योंकि वो रीजनली वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, और रीजनेबली जो होता है वो ऑब्जर्वेंट होते हैं, और रीजनेबली जो है वो सर्कमस्पेक्ट, मैंने उनको आसपास की चीजों का जानकारी है। सेक्शन 9(1)(b, मैंने बताया कि हर मैंने 9 में मैंने 3 कैटेगरी है, तो हर एक कैटेगरी में सब कैटेगरी है। तो 9(1) में ए भी है, बी भी है और सी भी। तो 9(1)(b देखिए ये क्या कहता है। It provides that the trademark which consists exclusively of the mark or indication which may serve in a trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical indication, and the time of production of the goods or rendering of the services, their characteristics of the goods or services shall not be registered. But it shall not be refused registration if before the date of application for registration it has acquired distinguishing character as a result of the use made of it or is a well known trademark। यहाँ भी देखिए वही शब्द इस्तेमाल हुआ, इट हैज एक्वायर्ड। अगर वो डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर एक्वायर्ड कर लेता है, और ये डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर कैसे एक्वायर्ड होता है? बाय रिजल्ट ऑफ द यूज मेड ऑफ इट, या वो एक वेल नोन ट्रेडमार्क हो जाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या रिफ्यूज किया जाएगा? ट्रेडमार्क विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली, ट्रेडमार्क जो कि एक्सक्लूसिवली रूप से कंसिस्ट किए हुए है, कोई ऐसा मार्क या कोई ऐसा इंडिकेशन जो कि सर्व करता है, मे सर्व इन ए ट्रेड टू डिजिनेट काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंडेड पर्पज, वैल्यू, ज्योग्राफिकल ओरिजिन, टाइम ऑफ प्रोडक्शन, तो इत्यादि इत्यादि ये सब जो दिया हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं। लेकिन होगा
अगर वो एक्वायर्ड, उसके में जो डिस्टिंक्शन है वो एक्वायर्ड हो जाती है बाय यूज के द्वारा, या फिर वो वेल नोन ट्रेडमार्क हो जाती है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, आप नहीं समझ पाए। काइंड को ले लीजिए। एक्सप्रेशन काइंड जो है वुड इंक्लूड द नेम ऑफ द गुड्स और सीरीज क्लेम एंड एनी वर्ड रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिकेटिंग साइज और टाइप। तो वर्ड इंडिकेटिंग साइज एंड टाइप जो है ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, मल्टी लाइट फॉर मल्टीपल लाइट फिटिंग जो है नहीं हो सकती। ठीक है, ये सब वो शब्द हैं जो कि काइंड को डिजिनेट करते हैं। सुन लो भाई, ये लार्ज, कोई एक व्यक्ति है, वो ब्रांड नेम रखता है लार्ज। किस पे, किस चीज पे रखता है लार्ज? अब ये लार्ज शब्द जो है इस्तेमाल जो है सपोज कीजिए वो गारमेंट्स में करता है, अंडर गारमेंट्स में करता है लार्ज। अंडर गारमेंट्स पे लार्ज शब्द ये क्वालिटी को बताता है, एक्स्ट्रा लार्ज ये भी क्वालिटी को बताता है, स्मॉल छोटा, स्मॉल। ठीक है, तो ये ब्रांड नेम एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल के अंतर्गत में आ जाएगा और नहीं। मल्टीपल लाइट, मल्टी लाइट, अब मल्टी लाइट सपोज कीजिए, अब आजकल आप देखते हैं आजकल टॉर्च आता है, इसमें छोटा 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 एलईडी लगी हुई होती है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति जो है उस एलईडी बल्ब पर जिसमें छोटी छोटी लगी हुई है उसका ब्रांड नेम रखता है मल्टीपल लाइट्स। मल्टीपल लाइट्स उस प्रोडक्ट पर अगर वो इस्तेमाल करता है एज ए ब्रांड, तो वो जो है वो आपका एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल में आ जाएगा, फिर रजिस्ट्रेबल नहीं। लेकिन मल्टी मल्टी लाइट्स जो है, अगर वो धीरे धीरे शब्द जो है वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि लोग जब भी मल्टी लाइट्स की बात करते हैं तो समझ जाते हैं कि अरे ये पर्टिकुलर ब्रांड इस कंपनी का है, या फिर वो मल्टी लाइट्स वर्ड जो है वो वेल नोन ट्रेडमार्क हो जाता है। वो जब कोई चीज वेल नोन ट्रेडमार्क हो जाती है तब उसका रेफरेंस किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर नहीं होता है, वो उसका वो प्रोडक्ट जो है वो कई दूसरे प्रोडक्ट पे भी अप्लाइड हो सकता है। ठीक है, अगर वो वेल नोन ट्रेडमार्क हो जाता है या उसके अंदर में डिस्टिंक्टिवनेस वो एक्वायर्ड हो जाता है बाय यूजर्स के द्वारा, तब वो रजिस्ट्रेबल हो सकती है। क्वालिटी वर्ड वैसा शब्द विच इज द नेम ऑफ द गुड्स, जो कि गुड्स का नेम हो सकता है या वो डिस्क्राइब करता है गुड्स को, वो फंक्शन नहीं कर सकता ट्रेडमार्क के रूप में, और इस तरीके से वो रजिस्टर्ड के लिए वो रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए सुपीरियर, नंबर वन क्वालिटी, ये वो शब्द हैं जो क्वालिटी को, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, और इसलिए ये शब्द जो हैं इनहेरेंटली रूप से अनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इसलिए ऐसे शब्द जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका। ये दे आर द एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। उसी तरीके से क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या होता है? इंडिकेशंस विच सर्व्स टू डिजिनेट द क्वांटिटी और स्टैंडर्ड वेट एंड द मेजर आर कैन नॉट बी अलाउड टू बी मोनोपोलाइज्ड एज ए ट्रेडमार्क। एग्जांपल्स के लिए गैलन्स, ग्राम्स, 14 मैच स्टिक। कोई मैच स्टिक है, कोई मैच बॉक्स है, उसमें 40
स्टिक्स है और वो 40 मैच स्टिक्स ब्रांड के रूप में जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट डिस्क्राइब कर रहा है? ये क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसलिए ये एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल में आ जाएगा। इंटेंडेड पर्पज, कोई मार्क विच डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है किसी प्रोडक्ट को, विच मार्क विच डिस्क्राइब व्हाट द प्रोडक्ट डज, वो जो डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्ट क्या काम करता है। सजेस्ट, या ये सजेस्ट करता है कि व्हाट द कंज्यूमर इज टू डू, कंज्यूमर को क्या करना है उस प्रोडक्ट के साथ। या आउटलाइंस देता, बताता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम किया जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल साफो, साफो शब्द ये नहीं इस्तेमाल, वो रजिस्ट्रेबल नहीं होगा, क्योंकि फॉर इट इज वेरी क्लोज टू द डिस्क्रिप्टिव वर्ड साफ, जिसका मतलब होता है क्लीन। ठीक है, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि बेबी ड्राई जो है इस शब्द को रजिस्ट्रेशन के लिए फिट समझा गया। तो ये बेबी ड्राई जो है ये एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस उसके अंदर में हो गई। तब वैल्यू, ट्रेडमार्क विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द मार्क दैट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विल नॉट बी रजिस्टर्ड। रीजन क्या हो सकता है? is that the consumer are unlikely to treat the references to value as indication of origin. Example के लिए budget, money worth. Geographical origin, words which are indicative of place of manufacture or sale of goods are open to obvious objections and cannot be allowed to be monopolized by a single trader. जैसे लिवरपूल ऑफ टेक्सटाइल्स, राउरकेला फॉर आयरन बार। अब टेक्सटाइल्स के लिए लिवरपूल का इस्तेमाल करना, अब सभी जानते हैं कि लिवरपूल जो है इंग्लैंड के में एक एरिया है जहां पर कपड़े और टेक्सटाइल्स का जो है खूब काम होता है। अब कोई व्यक्ति जो है लिवरपूल टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट के लिए अगर इस्तेमाल करता है तो वो ज्योग्राफिकल ओरिजिन को इंडिकेट करता है लिवरपूल, इसलिए वो ट्रेडमार्क उसका रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं होगा। राउरकेला आयरन बार के लिए, सभी जानते हैं कि राउरकेला में आयरन ओर का जो है उत्खनन होता है और आयरन बार बनाया जाता है, अब कुछ है ना। तो राउरकेला फॉर आयरन बार, दीज आर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, देयरफॉर कैनॉट बी रजिस्ट्रेबल। टाइम ऑफ प्रोडक्शन, word indicating or suggesting the time of production of the goods or services are directly descriptive and hence cannot be the function and cannot function as a trademark. Example के लिए ready in 1 hour। अब ये ready in 1 hour क्या है? फोटोग्राफिक डेवलपमेंट के लिए, कोई फोटोग्राफर्स है वो अपना ब्रांड नेम रखता है रेडी इन 1 आवर। द 90s इसी तरीके से, द स्प्रिंग, द संडे, हैप्पी क्रिसमस, ये सब एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल में आ जाए। तीसरा देख लीजिए 91C, प्रोवाइड दैट ट्रेडमार्क विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द मार्क और इंडिकेशन विच हैव बिकम कस्टमरी इन द करंट लैंग्वेज। करंट लैंग्वेज में वो मार्क जो है वो कस्टमरी हो गया या इन द बोनाफाइड एंड एस्टेब्लिश प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड शैल नॉट बी रजिस्टर्ड। तो ऐसा मार्क जो कि कंसिस्ट करता है एक्सक्लूसिवली रूप से ऐसे मार्क को या ऐसे इंडिकेशंस को जो कि करंट लैंग्वेज में कस्टमरी हो गया है या फिर ट्रेड प्रैक्टिस में वो शब्द जो है बहुत पॉपुलर हो गया है, तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं होगा। बट इट शैल नॉट बी रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन if before the date of application of registration it has acquired a distinguishing character as a result of the use made of it or is available not। ये शब्द यहाँ भी इस्तेमाल है।
So a mark to the exclusive use of which as a trademark a particular trader has been entitled may subsequently become customary, and if this happens, then no monopoly can therefore be claimed by any person in that word. Two cases are covered under this section: marks or indication which have become customary in the current language, या in the bona fide and established practice of the trade. ये दो स्टांसेस है ना. एग्जाम्पल देख लीजिए. एनआर, एनर्ज फॉर फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, नेटवर्क 90 फॉर टेलीफोन्स. अब ये फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स में एनर्जी शब्द जो है वो काफी पॉपुलर हो चुका है, कस्टमरी लैंग्वेज में आ गया. टेलीफोन इंडस्ट्रीज में नेटवर्क जो है शब्द जो है वो कस्टमरी लैंग्वेज में आ गया है, नेटवर्क शब्द. ए सिंपल पास्टोरल सीन ऑन डेयरी प्रोडक्ट. गाय को देखते हैं कि घास चरते हुए दिखाया जाता है एक घास के मैदान में. तो डेयरी प्रोडक्ट पर वो जो पास्टोरल सीन जो है, कोई सोचता होगा कि हम उसको जो है गाय के साथ में या जानवरों के साथ में जो दूध देती हैं उनके साथ में हम दिखला करके जो है ब्रांड ले लें, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पास्टोरल सीन्स ऑन द डेयरी प्रोडक्ट दैट हैज बिकम कस्टमरी इन द डेयरी प्रोडक्ट लैंग्वेज. पिक्चर्स ऑफ ए क्लॉथ मोमेंट ऑन द क्लॉथिंग, कस्टमरी. चलिए सेक्शन 9(1) कंप्लीट हुआ. सेक्शन 9(2) देख लीजिए. इन सेक्शन 9(2) का कनेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, यानी ऐसा मार्क जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं होगा. द रिलेवेंट सेक्शन इज 9(2) बट इट इज सप्लीमेंटेड विद 3 सबसेक्शन. तो यहाँ भी 3 सबसेक्शंस है. ईच हैज अकाउंटेड ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट बट विद डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. सेक्शन 9(2)(a) कहता है कि द ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क इफ इट इज of such nature as to deceive the public or to cause confusion. अगर वो पब्लिक को धोखा देती हो या पब्लिक के बीच में कंफ्यूज कराती हो तो ऐसा मार्क जो है वो रजिस्ट्रेबल नहीं होगी. डिसेप्शन और कंफ्यूजन जो है इनवाइजिगेट जिसको समझा जाता है इन दिस सबसेक्शन फ्लो आउट फ्रॉम समथिंग कंटेंट इन द मार्क इटसेल्फ. जो डिसेप्शन एंड कंफ्यूजन जो है वो ऐसा चीज है यहाँ पर कि वो मार्क से निकल के आता है. ठीक है, न कि यहाँ पर डिसेप्शन और कंफ्यूजन किसी दूसरे मार्क से तुलना करने पर हो ना, उस मार्क से ही डिसेप्शन निकल करके मैंने फ्लो आउट होता है, कंफ्यूजन फ्लो आउट होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसेक्शन registration of the trademark shall be refused if it is of such nature as to deceive the public or cause confusion. तो ये जो prohibition है this tends to be applied to the mark through though distinctive contains some kind of the suggestion or illusion that is inequitable. हालांकि वो डिस्टिंक्टिव है अपने आप में वो मार्क, लेकिन वो इस तरीके की चीजों को सजेस्ट करती है या इस तरीके की जो जिससे कि कंज्यूमर जो है वो भ्रमित हो जाते हैं. मार्क विच इवोक सम कोनोटेशन अदर देन द सोर्स, वो ऐसा अर्थ को इंडिकेट करती हैं कि जो सोर्स को ओरिजिनेट नहीं करके वो सोर्स को नहीं शो करती. तो ऐसे मार्क्स जो होते हैं वो लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस उसमें होते हैं, बट मे बी पॉजिटिवली डिसेप्टिव. If the mark give rise to expectation which will not be fulfilled, we can understand that it is a deceptive by nature. So deception may arise as to nature of goods, its quality, its geography and so on. Example के लिए nature of goods से related लिखिए वर्ल ऊला for suits. ये describe करता है it is a descriptive if all wool. ठीक है. Quality of goods, China therm for insulated cup of plastic. But it was not made of China. चाइना थर्म है लेकिन
शब्द चाइना था, सजेस्ट करता है कि ये चाइना का प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो चाइनीज नहीं, ये धोखा है। पब्लिक कंफ्यूज होती है इससे। ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द गुड्स, एग्जाम्पल देख लीजिए, नॉर्वेरियन सार्डिन्स, ये शब्द, व्हेन देयर वेयर नो सच थिंग, जबकि ऐसा कुछ नॉर्वेरियन सार्डिन्स नहीं। लिवरॉन, ये इन्वेंटेड मार्क है एज ए मार्क ऑफ द टोनिक of the live and iron, could be taken to mean that it came from the French town of the Livoron, where the opponent produced pharmaceuticals. Deceptive use of the trademark is also involved when the mark contains the false or misleading matter, such as use of the word registered when the mark is not registered. कोई कोई मार्क होता है, आप यहाँ पर देखते हैं कि ये मार्क है, सपोज कीजिए, और यहाँ लिख दिया जाता है रजिस्टर्ड, ऐसे करके, जबकि हकीकत ये है कि रजिस्टर्ड नहीं। तो ये रजिस्ट्रेबल नहीं। सेक्शन 9(2)(b), a mark shall not be registered as a trademark if it contain or comprise any matter likely to hurt or religious susceptibilities of any class or sections of the citizens of the heart। रिलीजियस मतलब धर्म विरोध बातें ऐसी कुछ लिखी गई हैं, वो इंडिकेट करता है, या ऐसा कोई चीजें हैं जिससे कि सिटीजन्स जो हैं उनको वो ठेस पहुंचता। तो एनी मैटर इन द ट्रेडमार्क इंक्लूडिंग द यूज ऑफ द नेम of pictorial representation of the gods or of religious heads may hurt the religious susceptibilities of the people following the particular religious faith. That is why this subsection has been incorporated, and it prohibits the use of the such trademark which may hurt the religious sentiments of the people. तो इन बेसिक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ये एक केस बता रहा हूं आपको। The application for registration of the trademark Jesus for the various goods in different classes was refused by the registrar. An appeal to the appointed person was also dismissed. It was held that the branding which employ the word or images of religious significance can quite easily have a seriously troubling effect on the people whose religious belief it impinge upon, and other who adhere to the view that the religious belief should be treated with respect in a civilized society। तो क्या नोटवर्दी है वो ये कि इट इज नॉट द यूज ऑफ द नेम एंड पिक्चर ऑफ द रिलीजियस deity as a trademark is objectionable. It is inappropriate use of the such trademark which makes the trademark as a matter of the example। एग्जाम्पल के लिए, uses of the picture of the Hindu deity as a trademark in a bakery product made of egg and meat or in a footwear। हिंदू डेटी का एज ए ट्रेडमार्क के रूप में बेकरी प्रोडक्ट में, जो कि एग इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मीट इस्तेमाल किया जाता है उस पर, या इन ए फुटवियर। तो क्या कोई रिलीजियस जो हिंदू में विश्वास रखता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो है, क्या उसको उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेगा इस तरह का मार्क? करेगा। इसलिए ये ऑब्जेक्शनेबल है और रिफ्यूज कर दिया जाएगा ऐसे मार्क। ए मार्क 9(2)(c), a mark shall not be registered as a trademark if it comprise or contain scandalous or obscene matter। So it is an absolute ground of refusal if the trademark comprises of scandalous or obscene matter। The use of trademark containing scandalous or obscene matter जो है is against the public morality, and registration of such mark is prohibited। And you people are mature person and you know that what is obscene, हमें कहने की जरूरत नहीं है। Not only may the picture, even the word used or proposed to be used contain the scandalous matter, and it may have the scandalous meaning in the language foreign to the country in which it was proposed for registration।
हो सकता है कि वो जो मीनिंग वो शब्द यहाँ पर नहीं होए, उसके लोग अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरे देश में उसका अर्थ अच्छे से मालूम है कि जो शब्द का, तो ये आपका ड्यूटी, ये रजिस्ट्रार का ड्यूटी है कि वो बात को ध्यान रखे। एग्जाम्पल जो है बहुत सारे हो सकते हैं, स्कैंडलस और इमोरल वर्ड्स, obscene वर्ड्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार। सेक्शन 9(2)(d), a mark shall not be registered as a trademark if its usage is prohibited under the Emblem and the Name Prevention of the Improper Use Act 1950। तो आप जान जाइए कि ये एक्ट है एम्ब्लेम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। ये एक्ट स्वयं में, एक्ट itself, if permission of the central government is not taken, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन अगर नहीं लिया गया है, तो ये प्रोहिबिट करता है यूजेज ऑफ सर्टेन मार्क्स एंड सर्टेन नेम। तो इस तरीके से नोबॉडी कैन मेक यूज ऑफ द पिक्चर ऑफ द इंडियन फ्लैग एज इज ट्रेडमार्क। Similarly, it is not possible to make use of the word India in association with other word or mark. For example, India heel. So section 4B of this act prohibits the registrar from registering a trademark or design which bear any emblem or name, the use of which is in confrontation of section 3 of the act. The prohibited name or emblem is specified in the schedule of the said act. The schedule, among other things, contains the name, emblem, or official seal of the UNO, WHO, WHO, Government of India, or any state government or department of any such government, of the President, a Governor, a UOI, Union of India, etc. After conclusion of the Paris Convention, India is a signatory of which the scope of prohibition has been extended to include the prohibitions of all countries' name and emblem. तो पेरिस कन्वेंशन के बाद में जो ये केवल इंडिया का एक्ट आप देख रहे हैं, तो वैसे दूसरे देश के भी एक्ट हैं, उसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं किया सकता। तो इसका आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम है एक रजिस्ट्रार का, ट्रेडमार्क का, कि वो आइडेंटिफाई करना कि आपका मार्क जो है वो रजिस्ट्रेबल है या नहीं। तीसरा, सेक्शन 9 में, सेक्शन 9(3) देख लीजिए, लास्ट है इसका सेक्शन 9 का, इन कनेक्शन टू शेप ऑफ गुड्स। मार्क का जो डिफिनेशन दिया गया है उसी में स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रेडमार्क में कंसिस्ट ऑफ शेप ऑफ गुड्स और देयर पैकेजिंग, बट बिफोर दिस शेप्स कैन अचीव द रजिस्ट्रेशन एज ए ट्रेडमार्क, they must not only satisfy the distinctiveness requirement, they must overcome to the prohibition mentioned in the section 9(3). और 3 subsections इसमें दिए गए हैं, each is concerned with different aspects of the state। सेक्शन 9(1)(3)(a) में देख लीजिए, द फर्स्ट वन क्या है, उसके अनुसार ए मार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क इफ इट कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द शेप ऑफ द गुड्स विच रिजल्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ द गुड्स देमसेल्फ। माने वो एक्सक्लूसिवली जो है वो ऐसा शेप लिए हुए होता है जो कि उस गुड्स जिस पे वो अप्लाई करता है उसी से, उसी के नेचर में है। तो दिस ग्राउंड इज नॉट कंसर्न टू प्रिवेंट द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क कंसिस्टिंग ऑफ शेप ऑफ गुड्स देमसेल्फ। समझ लीजिए इस बात को। वी मस्ट रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द डिस्टिंक्टिव शेप गुड्स कैन फंक्शन एज ए ट्रेडमार्क। ये जो ग्राउंड है, इट प्रिवेंट द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेप रिजल्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द गुड्स। द नेचर ऑफ द गुड्स क्या हो सकता है, रेफर्स टू देयर इसेंशियल क्वालिटीज और इनेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ए साइन कंसिस्टिंग ऑफ शेप ऑफ बनाना फॉर बनाना would be a shape which result from the nature of the goods themselves। उसी तरीके से a sign consisting of shape of mango for mango, ये वो shape होगा which result from the nature of the goods themselves, so it cannot be registered for banana। ठीक है, लेकिन बनाना शब्द का इस्तेमाल जो है वो प्रोडक्ट आम के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो शेप है वो उसके नेचर से नहीं आता।
Similarly, an apple cannot be registered either for apple or for packaging in the shape of apple because it results from the nature of the good themselves. लेकिन कटा हुआ एप्पल जो है आप देखते हैं कि आईफोन का ब्रांड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आई वो कटा हुआ एप्पल, ये जो शेप है वो आईफोन के उससे नहीं आता है। तो फॉर ए मार्क टू बी रजिस्टर्ड इट मस्ट बी समथिंग अपार्ट फ्रॉम द गुड्स देमसेल्फ। सेक्शन 93B ये कहता है कि ए मार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क इफ इट कंसिस्ट ऑफ शेप ऑफ गुड्स व्हिच इज नेसेसरी टू ऑब्टेन ए टेक्निकल रिजल्ट। तो ये मैसेज इस क्लास के पीछे में बहुत स्पष्ट है कि ए शेप कोई शेप विच इसेंशियल जिसका कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है परफॉर्म ए नेसेसरी इसेंशियल फंक्शन इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोटेक्शन। तो नो वन कैन क्लेम ए ट्रेडमार्क राइट ओवर सच शेप ऑफ द गुड्स अगर वो शेप जो है वो कोई इसेंशियल फंक्शन करती। The reason is that if exclusivity is allowed by way of the trademark right over such shape of the good, so there cannot be the competitor in the market supplying a product incorporating such function which is necessary to obtain a technical solution. Then it does not matter that there are other shapes from which the same technical result can be obtained. Example के लिए shapes of Ludo for the game product Ludo. तो शेप ऑफ लूडो को अगर जो है अगर प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा तो फिर वो दूसरी कंपनी जो लूडो गेम बनाती है वो गेम ही नहीं बना सकेगी क्योंकि जिसको रजिस्ट्रेशन मिला है शेप ऑफ लूडो का वो कह देगा कि आप ये कैसे आप इस गेम बना रहे हैं। शेप ऑफ लूडो जो है इट सर्व्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। वो फंक्शन क्या है? गेमिंग फंक्शन। द शेप ऑफ स्क्वायर पिन प्लग, unless the pin are square they will not fit into the standard socket, so its shape is necessary to achieve a technical result, इसलिए शेप ऑफ स्क्वायर पिन प्लग रजिस्ट्रेबल नहीं। सेक्शन 93C देख लीजिए। A mark shall not be registered as a trademark if it contain a shape which gives the substantial value to the goods. Not be registered as a trademark if it contain a shape which gives substantial value of to the goods. तो इसका मतलब ये है कि शेप shall not be registered where it consists exclusively of the shape which gives substantial value of the goods. So it will held in Philips Electronics versus Remington that this clause was aimed at preventing a trader from monopolizing by way of the trademark registration a shapes which added a substantial value to the goods over the other shapes. Example के लिए lampshades, a telephone designed to appeal an eye. So such design should be protected as a registered design, not by the trademark registration. Further, there may be some overlapping situation between the clause 93C and 93B, which exclude a shape necessary to obtain a technical result, but the purpose is different. The latter is intended to exclude the functional aspects of the trademark and the former the aesthetic aspects of the trademark. चलिए ठीक है। A goods which are purchased because of the eye appeal of the shape of goods, example के रूप में shape of ornaments or figurines for those goods is a good of aesthetic character. If the aesthetic character of a shape of goods stood for trademark add a substantial value to the goods, then it is not registrable. The useful way to determine whether a shape gives the value to the product is to compare the price of the product made to the relevant shape with the price of an equivalent product which is not made to that. And the question whether the value provided by the shape is substantial is a question of degree.
This requires a comparison to be made between the shape sought to be registered and shape of the equivalent article. It is only if the shape sought to be registered has, in relative terms, substantial value that it will be excluded from the registry. Otherwise not. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पासिंग ऑफ के साइड में। पासिंग ऑफ एक्शन जो होता है ट्रेडमार्क में, इट इज ए रेमेडी। ये क्या है? एक रेमेडी है। रेमेडी फॉर इन्वेजन ऑफ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी नॉट इन द मार्क name or get up improperly used, but in the business of the goodwill likely to be injured by the misrepresentation made by passing off one's person's good as the goods of another। ये एक इंट्रोडक्टरी नोट है, आप इस चीज को समझेंगे आगे हम बताते जाएंगे तब। पासिंग ऑफ क्या होता है? ये टॉर्ट का एक फॉर्म। इसका मतलब है सेलिंग ऑफ वंस गुड अंडर द प्रिटेंस दैट दे आर द गुड्स ऑफ अनदर मैन। अपना सामान बेचना इस इंप्रेशन में कि ये जो सामान है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, तो नेचुरली जो है ये डैमेजेस क्रिएट करता है टू द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन का जो बिजनेस है उसके जो रेपुटेशन है उस पर वो डैमेजेस है। बट वेयर देयर इज अ रॉन्ग, लेकिन जहां भी रॉन्ग होता है तो एक रेमेडी होता है, एंड द रेमेडी इज द एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग ऑफ द पासिंग। तो जो रेमेडी है वो क्या है? रेमेडी है आपका पासिंग ऑफ। तो इट इज ए रेमेडी अंडर द कॉमन लॉ। ये कॉमन लॉ के अंडर में ये रेमेडी दिया गया है, और इसमें क्या सम्मिलित है? इंजंक्शंस, अंडरटेकिंग not to continue the act, complaint of damages, account of profits, delivery up और डिस्ट्रक्शन। ये सब रेमेडीज जो हैं पासिंग ऑफ के अंदर में अवेलेबल होते हैं। तो कॉमन लॉ जो होता है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ इज क्वाइट ऑब्वियस, पूर्ण रूप से स्पष्ट है। वो ये है कि नो मैन इज इंटाइटल्ड टू रिप्रेजेंट द गुड्स एज बीइंग द गुड्स ऑफ अनदर मैन, and no one is permitted to use any mark, sign or symbol, device or other means by which he may induce the purchaser to believe that the goods which he is selling are the manufactured by the another person। The basic principles पासिंग ऑफ के जो लॉ है या डॉक्ट्रिन है जो है ना, उसमें ये है कि ट्रेडिंग मस्ट नॉट ओनली बी द ऑनेस्ट बट मस्ट नॉट must not even unintentionally be dishonest। तो ट्रेडिंग मस्ट नॉट ओनली बी द ऑनेस्ट, ट्रेडिंग जो है केवल ऑनेस्ट ही नहीं होना चाहिए, बट मस्ट नॉट इवन अनइंटेंशनली बी डिसऑनेस्ट, एंड द पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द कॉमर्शियल गुडविल। तो ये जो पर्पज है, पर्पज ये है कि कॉमर्शियल गुडविल को प्रोटेक्ट करना, एंड टू इंश्योर दैट द परचेजर आर नॉट एक्सप्लॉयटेड एंड डिसऑनेस्ट ट्रेडिंग इज प्रिवेंटेड। Essence of passing off क्या है? In order to succeed in action of passing off, a claimant must establish that the claimant has a goodwill। claimant का goodwill है। The defendant made a representation that is likely to deceive the public। और तीसरा, the misrepresentation जो है वो डैमेज करता है क्लेमेंट के गुडविल। गुडविल क्या होता है ये जानिए। गुडविल जो होता है, इट इज ए बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, reputation and connection of a business, the attractive force which brought in customs, the one thing which distinguishes an old established business from the new business as its first start। Goodwill would be worth noting unless it has the power of attraction sufficient to bring customers home to the source from which it is emanated। तो गुडविल क्या है? इट इज ए बेनिफिट, ये एक तरह का बेनिफिट है, ये एक तरह का एडवांटेजेस है। किस पे? गुड नेम पर, ये रेपुटेशन से, इसका कनेक्शन बिजनेस से है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है
जो कि कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच लाता है। ये वो चीज है जो कि पुराना जो ओल्ड बिजनेस है, नए बिजनेस के बीच में, नए बिजनेस से वो डिस्टिंग्विश करता है। अब जैसे ये मैं लिखा हूं डॉक्टर जायसवाल क्लासेस सिंस 2020, ये अभी गुडविल एज्यूम नहीं किया है, लेकिन अगर करते करते सपोज कीजिए कि यहाँ पर 35 हो जाए, 50 हो जाए, तो इतने लंबे समय समय ये डॉक्टर जायसवाल क्लासेस सिंस 20 चल रहा है, तो इसका मतलब उतने समय तक आते आते तक वो गुडविल आ जाएगा। ठीक है। गुडविल वुड बी वर्थ नोटिंग अनलेस इट हैड द पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो गुडविल कुछ भी नहीं है अगर उसमें अट्रैक्ट, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का पावर नहीं। तो गुडविल वो चीज होती है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। इट इंक्लूड एनीथिंग, इसमें वो सभी चीज सम्मिलित है दैट एडेड वैल्यू टू द बिजनेस, जो कि मैंने बिजनेस में वैल्यू को ऐड करते हैं। बाई रीजन ऑफ सिचुएशन, a name, a reputation, a connection, introduction to old customer, agreed absence from the competition, or any of these things, and would in this wide sense be inseparable from the business to which it added value. मैंने कहा it include anything that added value to the business। अब ये anything that added value to the business ये कैसे हो सकता है? ये कई कारणों से हो सकते हैं। बाय रीजन ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है, बाय रीजन ऑफ नेम भी हो सकता है, रेपुटेशन भी हो सकता है। उस बिजनेसमैन का क्या रेपुटेशन, उस बिजनेसमैन का नाम क्या है, वो जहां बिजनेस है उसका लोकेशन क्या है, क्या वो ऐसे लोकेशन पे है जो कि प्राइम मार्केट में है, उस बिजनेसमैन का कनेक्शन किस किन लोगों से, उसके कस्टमर्स कितने पुराने हैं, वो जो प्रोडक्ट बेचता है उसका कोई कंपटीशन ही नहीं। तो इन चीजों से जो है गुडविल बनता है। दूसरा शब्द मैंने इस्तेमाल किया मिस रिप्रेजेंटेशन। तो टाइपिकली लाक्षणिक रूप से जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है वो तब होता है वेयर द डिफेंडेंट से और डज समथिंग दैट इंडिकेट दैट द डिफेंडेंट्स गुड्स और सर्विसेज derive from और अदरवाइज इकोनॉमिकली कनेक्टेड विथ द क्लेमेंट। डिफेंडेंट का जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, वो कहीं ना कहीं क्लेमेंट से कनेक्टेड है या क्लेमेंट्स का ही है। इस तरीके से वो अगर शो करता है अपने कहने से या फिर अपने कुछ करने से, तो इससे मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इन डिसाइडिंग वेदर ए मिस रिप्रेजेंटेशन हैज टेकन प्लेसेस और नॉट, तो की कंसर्न क्या है, वो ये है कि whether the public before which the defendant has made misrepresentation become affected, क्या पब्लिक जिसको कि मिसरिप्रेजेंटेशन उसने किया है क्या वो प्रभावित हुए हैं, यदि हाँ तो दिस इज द केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड देन और तब इट डज नॉट, ये माने नहीं रखेगा कि वेदर द मिसरिप्रेजेंटेशन वाज मेड डेलिबरेटली और इनोसेंटली, कि मिसरिप्रेजेंटेशन डेलिबरेटली किया गया या इनोसेंटली किया गया, ये माने नहीं रखेगा। अगर पीपल जो है मिसरिप्रेजेंट हुए तो वो अपने आप में मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन जो होता है मे बी इम्प्लाइड, समझ लिया जाएगा फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द डिफेंडेंट। एग्जाम्पल के रूप में इज वेयर द डिफेंडेंट मैन्युफैक्चर देयर गुड्स टू लुक लाइक द क्लेम। ठीक है। इट विल ऑल्सो occur if the customer ask the trader to supply them with someone else good, but the trader instead supply the customer with their own good। ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन वो ये ऐसे हो सकता है कि एडॉप्शन ऑफ द ट्रेडमार्क विच इज सेम
or colorable imitation of the trademark of a rival trader. Adoption of the essential part of the rival trader name. Copying the get-up or color scheme of the label used by the traders. Imitation, imitating the shape or design of the goods. Adopting the word or name by which the rival trader's goods or business is known in the market. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं आकृति बोल रही थी। सर असल पे ना आज हमारे घर पे लाइट नहीं आया और कुछ काम चल रहा है यहीं पर कॉलोनी में, तो ना सर मेरे चार्जिंग बहुत कम है, तो सर मैं अभी क्लास लेफ्ट कर रही हूँ। ठीक है। प्रूफ ऑफ यस द सर। डैमेजेस ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ जो है डैमेजेस देख लीजिए। डैमेजेस क्या है? प्रूफ ऑफ डैमेज ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू सस्टेन द एक्शन ऑफ द पासिंग ऑफ। तो अगर पासिंग ऑफ का एक्शन चाहिए आपको तो डैमेजेस को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप डैमेजेस प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका पासिंग ऑफ का एक्शन व्यर्थ जाएगा। बट डैमेजेस जो है वो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली ही हो। इवन लाइकलीहुड ऑफ द डैमेजेस इज सफिशिएंट। डैमेजेस संभाव्य है ये भी अपने आप में पर्याप्त है प्रूफ करने के लिए कि डैमेज हुआ। डैमेज क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड बिजनेस प्रॉफिट, वेरी कॉमन। लॉस ऑफ पोटेंशियल ट्रेड एंड प्रॉफिट। पोटेंशियल ट्रेड माने आपको ये लाभ हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया, तो प्रोस्पेक्टिव लॉस या प्रोस्पेक्टिव लॉस ऑफ चांस टू एक्सपेंड इनटू द न्यू फील्ड। डैमेजेस टू reputation, a dilution. So this occur where the defendant's misrepresentation causes the claimant's sign to become familiar or commonplace. As a result, undermine the ability of the sign to summon up the particular goods or value. तो डायलूशन क्या है? ये तब होता है जब डिफेंडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन के कारण जो है क्लेमेंट्स का जो साइन होता है वो फेमिलियर हो चुका होता है या माने आम हो गया था। अब क्लेमेंट्स का साइन मर्सिडीज बेंच मान लीजिए, मर्सिडीज बेंच इस्तेमाल होता है गाड़ी के लिए। अब कोई व्यक्ति जो है मर्सिडीज बेंच का जो लोगो है वो अंडरवियर में जो है इस्तेमाल करने शुरू कर दिया। अब उसका कहना है कि साहब देखिए आप तो मर्सिडीज बेंच बेचते हैं, कार बेचते हैं, हम तो कार नहीं बेच रहे हैं, इसमें कैसा कंफ्यूजन? वो स्पष्ट है। तो ये मर्सिडीज बेंच जो है हम अंडरवियर में बेच रहे हैं। तो ये अंडरवियर में बेचने से कारण का क्या हो रहा है कि उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो लूज होती चली जा रही है। फिर अब ये आम बात हो जाएगा कि कोई आज अंडरवियर पे यूज कर रहा है तो कल को कोई शर्ट पे यूज करेगा, कल को कोई टूथपेस्ट पर जो है मर्सिडीज बेंच लगा करके लगेगा। तो जो इससे क्या है कि जो साइन है मर्सिडीज बेंच का वो उसका वैल्यू जो है वो गिरता चला जाएगा। तो इससे जो है उस मार्क का डाइल्यूशन भी होने लगता है, इसी को कहते हैं डाइल्यूशन। इन्फ्रिंजमेंट, अच्छा ये पासिंग ऑफ आपका हो गया है। अब ये लास्ट आपका पार्ट है इन्फ्रिंजमेंट। आप इसको समझ लीजिए इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है मींस टेकिंग अनफेयर एडवांटेजेस और बीइंग डेट्रीमेंटल टू द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर और रेपुटेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। इन्फ्रिंजमेंट मींस टेकिंग अनफेयर एडवांटेज या detrimental to the distinctive character of the trademark or detrimental to the reputation of the trade. Action against the infringement जो है it is available only against the infringement of the registered trademark. अगर infringement action चाहिए इसके लिए जरूरी है कि आपका मार्क जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस पर्पज से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क व्हिच हैज ए रेपुटेशन इन इंडिया। ऑर्डिनरी तो इसके पर्पज से जो है दो कैटेगरी में इंफ्रिंजमेंट के एक्शन को डिफाइन किया गया है। पहला कि ऑर्डिनरी ट्रेडमार्क के इंफ्रिंजमेंट से रिलेटेड और दूसरा आपका ऐसा ट्रेडमार्क जो कि रेपुटेशन उसने इंडिया में अर्न कर लिया। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क, इफ द मार्क confusingly similar to the registered trademark in course of trade is used on similar goods or services
it would constitute the infringement if such usage is likely to cause confusion in the mind of the public or such uses display an association with the registered trademark. तो आप ये समझ लीजिए मैं ये जो कह रहा हूँ ऑर्डिनरी इन केस ऑफ मैंने बताया कि क्या बताया इन्फ्रिंजमेंट के पर्पज से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जिसके इंडिया में अर्न कर ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में यदि कोई मार्क जो है वो कंफ्यूजिंगली सिमिलर है टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पहले से कोई मार्क है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उससे वो सिमिलर मार्क देखिए मार्क आइडेंटिकल भी हो सकता है मार्क सिमिलर भी हो सकता है आइडेंटिकल मार्क मतलब सेम का सेम मार्क और सिमिलर मार्क जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर जायसवाल लॉ क्लासेस सिंस 1920 ये मेरा मार्क है अब सिमिलर मार्क कैसे हो सकता है डॉक्टर शब्द हटा दिया जाए जायसवाल लॉ क्लासेस या फिर डॉक्टर जायसवाल लॉ क्लासेस रहने दिया जाए सिंस 2020 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दिया जाए सिंस 22 ये आइडेंटिकल नहीं है सिमिलर है ठीक है तो इफ ए मार्क कंफ्यूजिंगली सिमिलर टू द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क in course of trade is used on similar goods या सर्विसेज सिमिलर मार्क का इस्तेमाल सिमिलर गुड्स और सर्विसेज के लिए किया जाता है सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज अभी मैं क्या कर रहा है ये डॉक्टर जायसवाल लॉ क्लासेस क्या है ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है सर्विस क्या प्रोवाइड करता है एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है ठीक है तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर सिमिलर ट्रेडमार्क एजुकेशन सर्विस पे ही जो है वो प्रोवाइड कर रहा है तो वो सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज में कैटेगरी में नहीं आएगा सिमिलर गुड्स मैंने इसी की तरह का काम सिमिलर गुड्स समान नेचर का मैंने अगर वो भी एजुकेशन इंडस्ट्री से दूसरा व्यक्ति जो है इस तरह का सिमिलर ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रहा है ठीक है अब टूथपेस्ट ले लीजिए कॉलगेट बहुत पॉपुलर शब्द है कोलगेट ये किसमें आएगा टूथपेस्ट की श्रेणी में सिमिलर गुड्स सिमिलर ट्रेडमार्क क्या हो सकता है KOLGAT कोलगेट ये क्या है आइडेंटिकल नहीं ये सिमिलर है कोलगेट ठीक है अब ये सिमिलर गुड्स में मतलब वो भी इंप्लाई किया जा रहा है किसमें किसी टूथपेस्ट जो कोलगेट नहीं है लेकिन सिमिलर है अब कोलगेट कैसा है कोलगेट जो है आपका पाउडर वाला भी है और कोलगेट आपका जो है पेस्ट वाली है तो सिमिलर गुड्स का एग्जांपल देख सकते हैं कि कोलगेट ये जो है ये पेस्ट में न दे करके ये क्या कर रहा है ये आपका लिक्विड फॉर्म में बेच रहा है क्या हो गया सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी तो इट वुड कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट तो ये इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा यदि इस तरीके का यूज से लोग जो हैं लोगों की कंफ्यूजन होने की संभावना होती है तो लोगों के दिमाग में जो है कंफ्यूजन उत्पन्न होने की संभावना होती है या हो जाती है सच यूजेज डिस्प्ले एंड एसोसिएशन या इस तरीके का यूजेज जो है डिस्प्ले एंड एसोसिएशन विथ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से किसी न किसी तरीके का एसोसिएशन को बताते हैं। तो दिस एक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिलेशन टू सेम गुड्स और सर्विसेज। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैविंग रेपुटेशन ऑफ इंडिया, अब दूसरा केस लीजिए, वैसे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जिसका रेपुटेशन है इंडिया में, इफ सिमिलर मार्क in course of trade is used in relation to even dissimilar goods or services, so it is found that unfair advantage is being taken without due causes, or use of the offending mark is detrimental to the distinctive character or repute of the reputed registered trademark, and it would constitute an infringement. Dissimilar goods and services, मर्सिडीज बेंच का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर मर्सिडीज बेंच यहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, किसी दूसरे व्यक्ति ने उस मार्क का इस्तेमाल जो है चड्डी बनियान पर करना शुरू कर दिया, तो ये डिसिमिलर गुड्स है, तो भी ये इंफ्रिंजमेंट होगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, यूजेज इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, दीज आर एज फॉलोड। इंफ्रिंजमेंट केवल ट्रेडमार्क पे ही नहीं होता, अगर इन कोर्स ऑफ ट्रेड में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, एफिक्स द साइन ऑफ द गुड्स और टू द पैकेजिंग देयर ऑफ, एफिक्स द साइन टू द गुड्स और टू द पैकेजिंग देयर ऑफ, या ऑफर और एक्सपोजेस द गुड्स फॉर सेल, put them on the market, or stock them for these purpose under the sign, or offers or supply services under the sign, import or export the goods under the sign, uses the sign on the business paper or in advertising. Usage of the mark, use as a mark means uses as a trademark, used so as to indicate a connection with the owner of the mark. Hence, it is not the case of infringement if the mark is used for other purpose and not as a trademark. मदर केयर ले लीजिए, मदर केयर क्या है? इट इज a registered mark. There is no case of infringement if anyone write a book whose title is Mother Care, which is a study on the social inquiry. This is because the word is not used as a trademark. डिफरेंस जान जाइए पासिंग ऑफ और इंफ्रिंजमेंट में। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कविराज वर्सेस नवरत्न फार्मास्यूटिकल्स में ये डिफरेंस को मेंटेन किया और बताया कि वाइल द एक्शन ऑफ द पासिंग ऑफ इज अ कॉमन लॉ रेमेडी बीइंग इन सब्सटेंसेस, द एक्शन और डिसीट दैट इज इन ए पासिंग ऑफ बाय ए पर्सन ऑफ हिज ओन गुड्स और ऑफ अनदर, दैट इज नॉट द जिस्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द इंफ्रिंजमेंट। द एक्शन फॉर इंफ्रिंजमेंट जो होता है, इट इज ए स्टैट्यूटरी रेमेडी conferred on the registered proprietor of the registered trademark for vindication of the exclusive right to the use of the trademark in relation to those goods if the essential features of the trademark of the plaintiff have been adopted by the defendant. In case of infringement, use of the mark by the defendant need not cause any injury or damages to the plaintiff, whereas in passing of action, it requires that the use of the mark by defendant must be likely to cause injury or damages to the plaintiff's good. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्रेडमार्क लॉ पर जो मेरा डिलीवरी था वो समाप्त हुआ, और उम्मीद है कि आप लोग इसको एक दो बार और देखेंगे इस वीडियोस को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सभी लोगों के लिए। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं स्टॉप करता हूं, और विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। सेक्शन 11 नहीं पढ़ना है ना, बेसिकली नहीं, सेक्शन 9 में ही सारा हाँ, जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आप लोग केवल वही पढ़िए जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए। ठीक है।
जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ। आर्या गुरुदीवान, आदिति रात, आदिति सोनी, अखिलेश जोल्हे, अमित गुप्ता, अनन्या त्रिपाठी, अनु पटेल, अनुभव साहू, आर्यन राठौर, आस्था शर्मा, चमन प्रकाश लहरे, चित्रेशा कुरे, दागेश्वरी, धर्मेंद्र सिंह, दिव्यम तिवारी, दिव्यांश ध्रुव, एकता गिरी, गार्गी सिंह ठाकुर, गौरव साहू, कमलेश पटेल, हिलेन्द्र साहू, खुशी तिवारी, कीर्तिलाल, कुणाल साहू, लिकेश कुमार, लीना हुरे, ममता टंडन। मैडम थोड़ी देर में आपको वो फोन कर रहा हूँ। मनीष, मेघा यादव, नैना भगत, नम्रता सिंह, नीतू सिद्धार्थ, नेहा कुमारी, नेहा पटेल, नेहा साहू, निकेत सिन्हा, पलस झा, पंकज कमलेश, पार्थ झा, प्रगति पांडे, प्रज्ञा शुक्ला, प्रकृति सोनी, प्रणय गुप्ता, प्रांजलि श्रीवास, प्रांजलि सोनी, प्रयागराज साहू, प्रेम सिंह, प्रिंसी जोसफ, प्रिया मानिकपुरी, प्रियंका जमोरिया, प्रियांशी दुबे, प्रियांशी केसरी, पूजा कुमारी, राजेंद्र पटेल, राजेंद्र साहू, राशि, रितिका दुबे, रितिका यदु, संजय देवांगन, सरोजनी सारथी, श्रेयांश दत्ता, श्रीनिधि दुबे, सृष्टि दास, शुभम भास्कर, शुभम मिश्रा, स्मृति पांडे, सुरेखा, स्वाति कुमारी, सईद, टिकेश्वरी मरकान, ट्विंकल वर्मा, उमेश्वर, वैभव सिंह, विदिशा राय, विमल साहू, विशाल चंदेल एंड वागेश श्रीवास। किसी का नाम छूट गया हो तो बताएं। सर गार्गी जोशी। और ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। सर आकृति मिश्रा भी वो पीछे ठीक है, बोल मुझे मालूम। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू।